हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बायो केमिस्ट्री सर यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो टॉपिक्स आप लोगों ने स्टार्ट कर रखे हैं, जिनमें से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाला पोर्शन अपना कवर हो गया है। उसके क्वेश्चंस में हम लोगों ने देख लिए थे। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट सिस्टम, दूसरा सिस्टम, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर से भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और मोस्टली आप लोग अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने सॉल्व किया हो तो इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देखे भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए। हेडिंग डाल लो और साथ साथ नोट्स जरूर बनाते रहना जिनके पास नोट्स नहीं है, और अगर जिनके पास नोट्स है तो वो उन्हीं के अंदर ही नई चीजें मेंशन करते रहिए, ठीक है। तो टॉपिक की हेडिंग डाल लो आप लोग, डाइजेस्टिव सिस्टम। हिंदी में इसको बोलते हैं अपन लोग पाचन तंत्र, ठीक है। पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। पढ़ते हैं ध्यान से इसको, और अच्छा खासा अपन लोग आज भी कवर करेंगे। और मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी इन सारे तंत्र को अपन लोग कंप्लीट करें, उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, समझना ध्यान से। अपनी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, जो पाचन क्रिया होती है, वो 5 प्रोसेस से होकर गुजरती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाया पचा लिया बस हो गया पाचन, ये नहीं है। और ना ही ये इस तंत्र के अंदर आता है। इस तंत्र के अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलती है, जिसके लास्ट में जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है उसको अपन लोग बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर रिलीज कर देते हैं। ओके, तो कौन कौन सी वो 5 स्टेप है जो इस सिस्टम के अंदर आप लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, इन 5 स्टेप को आपको क्रम वाइज आना चाहिए। कई दफा पूछ भी लेते हैं कि भैया पाचन तंत्र के अंदर जो स्टेप होती है उनका सही क्रम कौन सा है, और आपको 5 स्टेप दे रखे अलग अलग ऑप्शन के अंदर, बट उनका जो प्रोसेस है, जो क्रम है, वो अजीब सा दे रखा है। तो आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जिसके अंदर हर एक स्टेप करेक्ट आपको दे रखी हो। तो कौन कौन सी वो स्टेप है, कौन कौन सी वो प्रोसेस है, वो अपन को लिखना है। तो 5 स्टेप इसके अंदर होती है, 5 प्रोसेस होती है। पहली जो प्रोसेस होती है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, वो क्या होती है? इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है? भोजन का अंतर्ग्रहण। भोजन का अंतर्ग्रहण यानी सबसे पहले अपन को भोजन खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भोजन खाए बिना ही पाचन हो रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहले अपन ने क्या किया? भोजन का अंतर्ग्रहण यानी कि अपन ने नेवाला खाया, भाई अच्छी बात है। सेकंड स्टेप, अब वो भोजन कहां जाएगा? अपने स्टोमक के अंदर जाएगा, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, माउथ के अंदर भी जाएगा। वहां पर क्या होता है? उसका पाचन होता है। दूसरी स्टेप क्या हो जाएगी? डाइजेशन, यानी इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? पाचन। कई दफा पूछ लेते हैं भैया पाचन क्या होता है, पाचन की परिभाषा अगर आप लोगों को पूछ ले तो पाचन क्या होता है मोस्टली समझना, जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनको छोटे छोटे पार्ट के अंदर तोड़ना क्या होता है? डाइजेशन होता है। यानी कि जो अविसरणशील होते हैं उनको विसरणशील अवस्था में लाना। जो अविसरणशील होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, उसको सरल और विसरणशील अवस्था में लाना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन यानी कि पाचन कहलाता है, ठीक है ना। थर्ड स्टेप की अगर अपन लोग बात करें तो थर्ड स्टेप कौन सी होती है? इसके अंदर अपन ने उसका पाचन भी कर लिया, अब क्या करना? उसका अवशोषण करना। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। थर्ड स्टेप कौन सी हो जाएगी? अवशोषण, अब्जॉर्प्शन। पहली स्टेप अपन ने भोजन का अंतर्ग्रहण यानी भोजन खाया, उसके बाद उसको डाइजेस्ट किया, पाचन किया, देन क्या होगा? अपनी बॉडी उसको अब्जॉर्ब करेगी। फोर्थ स्टेप, अब्जॉर्ब करने के बाद में जो न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं, जो पोषक पदार्थ वगैरह होते हैं, वो कहां पर जाते हैं? अपनी बॉडी की सेल के पास जाएंगे, टिश्यू के पास जाएंगे, ठीक है। वहां पर जाने के बाद कोशिकाएं उसका यूटिलाइज करेगी, उसका उपयोग करेगी, और अपने अंदर ग्रोथ के लिए या अपने फंक्शन के लिए उसके लिए उसको जरूरत होगा। तो समझना, फोर्थ स्टेप अपन उस चीज को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपन लोग एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग? एसिमिलेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं स्वांगीकरण।
स्वांगीकरण। बच्चों याद रखना, स्वांगीकरण क्या होता है? शरीर के द्वारा या शरीर की कोशिका या ऊतक के द्वारा भोजन का कार्यात्मक रूप से उपयोग करना। याद रखना, कार्यात्मक रूप से उपयोग करना। कहने का मतलब है कि जो अपन लोगों ने खाया उसका अवशोषण हुआ, अवशोषण होने के बाद कोशिका के पास तक वो पहुंचा। अब कोशिका उससे ऊर्जा बनाएगी, अपने अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करेगी, ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए उसको यूज करेगी, ठीक है, मरम्मत के लिए यूज करेगी। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? इसको अपन लोग बोलते हैं एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण। कोशिका के द्वारा भोज्य पदार्थों का उपयोग करना ही क्या कहलाता है? एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण कहलाता है। क्लियर हुआ? ओके, अब सारा काम हो गया। लास्ट में जो अनडाइजेस्टिव फूड बचता है, ठीक है, फिफ्थ प्रोसेस की बात करते हैं अपन लोग, उसको बॉडी से बाहर निकालना। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन लोग? डिफेसिकेशन। डिफेसिकेशन भी बोलते हैं इसको अपन लोग, इजेशन भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको मलत्याग बोलते हैं। ये टर्म्स काफी दफा यूज होता है, इजेशन, डिफेसिकेशन भी अपन लोग टर्म्स यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये 5 स्टेप होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। कौन कौन सी स्टेप? पहले भोजन का अंतर्ग्रहण, उसके बाद अपन उसका पाचन किया, देन अवशोषण हो गया, देन स्वांगीकरण हो गया, देन इजेशन हो गया। दिख रहा है सबको? एक बार चेक कर लेता हूं मैं। ओके, एकदम से सही तरीके से दिख भी रहा है। तो आप इन 5 स्टेप को नोट कर लेना अच्छे से, और 5 स्टेप ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट आगे, ठीक है, रफ कर दे इसको। अब अपन लोग पढ़ेंगे आहार नाल के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो अपन लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ कौन कौन सी ग्लैंड होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसको अपन लोग पाचक ग्रंथियां बोलते हैं, वो कौन कौन सी होती है, यह भी अपन लोग देखने वाले हैं। तो एक तरफ आप हेडिंग डालो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र के अंदर अपन लोग 2 चीजों का अध्ययन करते हैं, 2 चीजों का अपन इसके अंदर सम्मिलित करते हैं, इंक्लूड करते हैं। कौन कौन सी? पहली तो होती है एलिमेंट्री कैनाल, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? आहार नलिका। आहार नाल या फिर आहार नलिका अपन इसको बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल। सेकंड अपन लोग इसके अंदर इंक्लूड करते हैं जो भी ग्रंथियां होती है, पाचक ग्रंथियां, उनको अपन लोग इंक्लूड करते हैं। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं, यानी कि पाचक ग्रंथियां बोलते हैं। पाचक ये ग्रंथियां हो गई, ठीक है भाई, ओके। आहार नाल हो गया, दूसरा पाचक ग्रंथियां हो गया। तो पाचन तंत्र के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में के अंदर अपन लोग 2 पार्ट पढ़ते हैं, तो आहार नालिका पढ़ते हैं, आहार नाल पढ़ते हैं जिसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। सेकंड अपन इसको अंदर पाचक ग्रंथियां पढ़ते हैं, जैसे कि लार्य ग्रंथि हो गई, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड वगैरह हो गई, पेनक्रियाटिक ग्लैंड वगैरह होगी। साथ ही साथ अपन लोग देखते हैं लीवर, लीवर भी तो पीत रस का स्राव करता है, ठीक है। तो ये कहां पे आती है? ये पाचक ग्रंथियों के अंदर आती है। आहार नाल के अंदर अपन लोग कॉमन बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है आहार नाल की, वो नॉर्मली पूछा जाता है क्वेश्चंस के अंदर। तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर इसकी लंबाई होती है। कितनी होती है? 9 मीटर। अगर आपसे मीटर में पूछे तो 9 मीटर बताना, अगर आपसे फीट में पूछे तो आपको लगभग 33 फीट इसकी लेंथ को बताना है। या तो आहार नाल को अगर मीटर में पूछे तो 9 मीटर अपन लोगों को बताना है, या फिर फीट में पूछे तो 33 फीट, अप्रोक्सीमेटली अपन लोग 33 फीट इसके अंदर बताते हैं। इतना क्लियर हुआ? ओके। देन अपन लोग बात करते हैं आहार नाल जो होती है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, नलिकाकार स्ट्रक्चर होती है, कुंडलित संरचना होती है, ठीक है। और अपने बॉडी के अंदर ये इतनी लंबी संरचना जो दिख रही है 9 मीटर, बहुत लंबी हो गई, तो ये एकदम से कुंडलित होती है। ऐसा नहीं कि एकदम से सीधी है, अगर ऐसा सीधी होगा तो अपन को 9 मीटर से लंबा होना पड़ेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपस में से कॉइल करके रखती है, मतलब ये कुंडलित अवस्था में होती है। अब आहार नलिका के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आहार नलिका स्टार्ट कहां से होती है और इसका एंड कहां पर है। तो सबसे पहले आहार नलिका स्टार्ट होती है माउथ से, यानी कि मुख से। माउथ से स्टार्ट होती है। माउथ के अंदर जो कैविटी होती है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं। हिंदी में इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? देखो मैं नोट कर देता हूँ, साथ साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म्स नोट कर देता हूँ, क्योंकि साइंस के मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं, मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट होते हैं वो इंग्लिश टर्म ज़्यादा प्रीफर करते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो हिंदी टर्म ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो किसी भी टाइप के स्टूडेंट हो, चाहे वो हिंदी मीडियम स्ट्रीम से हो या फिर इंग्लिश स्ट्रीम से हो, तो उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो ये तो आप लिख लेना 9 मीटर
या फिर 33 फीट आपको लिखना है। ठीक है, माउथ, ठीक है, इसको बोलते हैं मुख गुहा। ओके, तो यहां से आहार नलिका यानी एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है। सेकंड क्या आती है? फेरिंग्स। क्या आती है? फेरिंग्स। इसको हिंदी में बोलते हैं अपन लोग ग्रसिका। क्या बोलते हैं? ग्रसिका। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये जितने भी पॉइंट अपन लोग नोट कर रहे हैं ये तो एज ए लाइन वाइज अपन लोग नोट करें, ठीक है, ताकि अपने माइंड के अंदर सेट हो जाए कि भैया आहार नाल के अंदर अपन लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग हर एक चीज का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। माउथ का पहले पोस्टमार्टम करेंगे। माउथ के अंदर टीथ होते हैं, क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जीभ होती है, स्वाद गलिकाएं कितनी होती है, होठों पे ग्रंथि जो होती है जो होठों को नमी प्रदान करती है, ठीक है, वो कौन सी होती है। तो सारी बातें अपन लोग इसके अंदर डीपली डिस्कस करेंगे। जब ये चार्ट बनाएंगे इसके बाद अपन एक डायग्राम बनाएंगे, देन अपन लोग 1 बाय 1 माउथ से स्टार्ट करेंगे और ये सारे पॉइंट अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर हो गया ना? अभी तो मैं आपको केवल ऊपर से बता रहा हूं कि इसके अंदर अपन लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले, आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं। ओके, फेरिंग, इसको हम लोग ग्रसिका बोलते हैं। ये अपने माउथ यानी बक्कल कैविटी और इसोफेगस को जोड़ने का काम करती है। बक्कल कैविटी यानी जो मुख गुहा होती है, जो फूड पाइप होती है इसोफेगस जिसको हिंदी में ग्रासनल बोलते हैं, इन दोनों को लिंक यानी जोड़ने का कार्य कौन करती है? फेरिंग्स करती है, ग्रसिका करती है। और ये जो ग्रसिका होती है वो एयर एंड फूड का कॉमन पाथ होता है। हवा और भोजन का एक सामान्य पथ होता है, ठीक है, कॉमन पाथ होता है। ये सारी बातें आप लोग बाद में नोट भी करेंगे। अभी तो आप लोग ये माइंड में सेट कर लो कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें अपन लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट की अपन लोग बात करते हैं। थर्ड जो पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, फेरिंग्स के बाद में क्या आता है? इसोफेगस आता है। इसोफेगस, इसोफेगस को हिंदी में अपन लोग क्या बोलते हैं? ग्रासनाल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको अपन लोग? ग्रासनाल। कई दफा आपको ये फूड पाइप के फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। फूड पाइप भी अपन इसको बोलते हैं, फूड पाइप, ठीक है ना। तो मैं सारे पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे स्टेप बाय स्टेप आप लोग लिखना, ताकि आप लोग किसी भी चीज को मिस ना कर पाए, ठीक है, और हर एक तंत्र हर एक सिस्टम आप लोगों का परफेक्ट हो जाए। देन इसोफेगस के बाद में भोजन जाएगा अपने स्टोमक के अंदर। स्टोमक को अपन लोग क्या बोलते हैं? आमाशय बोलते हैं, ठीक है ना। जे सेप्ड वगैरह होता है, इसके पार्ट अपन लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर माध्यम कैसा होता है, पीएच कितनी होती है, HCl कौन सी कोशिका स्त्रावित करती है, नेज कारक कौन सी कोशिका स्त्रावित करती है, सारी चीजें अपन लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। स्टोमक जो होता है, आमाशय जो होता है, वो पूरी आहार नाल के अंदर सबसे बड़ा भाग होता है। इसका व्यास सबसे ज्यादा होता है। आप लोग खुद सोचो, यहाँ से पाइप ये इतनी चल रही है और यहाँ पर आके इतना बड़ा पेट हो गया, तो इसका जो व्यास है वो सबसे ज्यादा है कि नहीं है ना। अरे आमाशय का पूरी आहार नाल के अंदर जो व्यास होता है, डायमीटर जो होता है, वो सबसे ज्यादा होता है। ये सारी बातें आप लोग स्टोमक के अंदर पढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको हेडलाइन बता रहा हूं, उसके बाद आप लोग इसके अंदर डीपली पढ़ने वाले हैं। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसकी लेंथ जो होती है वो कितनी होती है? 6 to 6.5 मीटर। कितनी होती है? 6 से 6.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। हिंदी में इसको अपन लोग छोटी आंत बोलते हैं। हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? इसको छोटी आंत बोलते हैं। बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। मैं तीनों पार्ट यहां पर नोट कर रहा हूं। पहला आता है ड्यूडेनम। कौन सा आता है? ड्यूडेनम। पहला पार्ट आता है ड्यूडेनम। इसको हिंदी में अपन लोग क्या बोलते हैं? ग्रहणी। देखो ग्रसिका और ग्रहणी में कंफ्यूज नहीं होना, तभी मैं कहता हूं कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आपको इंग्लिश में याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूडेनम हिंदी में इसको ग्रहणी बोलते हैं और फेरिंग्स को हिंदी में ग्रसिका बोलते हैं। अब कई बच्चे इनके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया ये है क्या, ये लफड़ा क्या है। लेकिन अपन को ये सारी चीजें अच्छे से याद रखनी है। कई बच्चे होते हैं जिनका इंग्लिश टर्म जल्दी याद हो जाते हैं, तो मैं उनके लिए इंग्लिश टर्म्स यूज कर रहा हूँ, और कई बच्चे जो मोस्टली वो हिंदी स्ट्रीम से है तो उनके लिए हिंदी टर्म्स हम लोग यूज करें। तो पहला आता है ड्यूडेनम, दूसरा आता है जेजुनम। जेजुनम को हिंदी में बोलते हैं मध्यांतर। आप साथ साथ नोट कर लेना, मैं इसको रफ भी करूंगा, ठीक है ना। मध्यांतर। और थर्ड आता है इसके अंदर इलियम।
थर्ड पॉइंट कौन सा है, थर्ड पार्ट कौन सा है इसका, इलियम। इसको बोलते हैं क्षुद्रांत्र। कितने टिपिकल वर्ड्स हैं हिंदी के, क्षुद्रांत्र। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जिनको हिंदी जल्दी याद होती है वो जरूर हिंदी में याद करें, क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपको देखने को मिलेगा पेपर के अंदर। ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आप लोगों को पता है सबसे ज्यादा पाचन भी होता है और सबसे ज्यादा अवशोषण होता है। लेकिन इसके तीन जो भाग अगर आप लोगों ने अलग कर दिया, अगर आपको इसके तीनों भाग ऑप्शन में दे दिया और फिर पूछेगा कि भैया सर्वाधिक पाचन कौन से वाले भाग में होता है, सर्वाधिक अवशोषण कौन से वाले भाग में होता है, विटामिन B12 का अवशोषण छोटी आंत के कौन से वाले पार्ट में होता है, तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब अपन लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तब किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देन बात करते हैं सिक्स्थ वाला जो पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, बड़ी आंत। बड़ी आंत समझना बच्चों, बड़ी आंत और छोटी आंत के अंदर मेजर डिफरेंस क्या था। देखो ये तो आप लोग कहीं ना कहीं पता चल गया होगा, छोटी आंत जो होती है इसका नाम ही छोटा है पर इसका लेंथ जो होती है, लंबाई जो होती है वो बड़ी आंत से ज्यादा है। यानी कि इसको छोटी आंत क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो व्यास होता है वो बड़ी आंत से कम होता है, बस इसलिए इसको छोटा बोल दिया, छोटी आंत बोल दिया। देखो एक्चुअली था क्या, पहले जो सर्जन थे, ठीक है, तो उन्होंने मान लो किसी का ऑपरेशन कर रहा होगा तो उसने देखा कि भैया अंदर स्टोमक के अंदर उसने देखा, पेट को चीर फाड़ के उसने देखा कि भैया ये इसका डायमीटर छोटा है, बाहर नहीं निकाला उसने, अंदर ही देखा इसका डायमीटर छोटा हो सकता है, इसको नाम दे दिया स्मॉल इंटेस्टाइन, और इस चीज का डायमीटर ज्यादा है, इसको नाम दे दिया लार्ज इंटेस्टाइन। नाम से मतलब उसका डायमीटर देखा और दे दिया, ठीक है। अब जब कुछ दिनों बाद के अंदर किसी की आहार नाल को बाहर निकाला गया तब देखा कि यार छोटी आंत का जो लंबाई है वो तो निकलती जा रही है रस्सी के जैसे, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो तो बड़ी आंत से बहुत ज्यादा हो गई। सिंपल सी बात है, लेकिन अब जो नाम दे दिया है वो चल रहा है, सिंपल सी बात। उसको फिर उन्होंने चेंज नहीं किया था और उन्होंने मेंशन कर दिया कि इनका जो नाम हमने वो डायमीटर देख के दिया है, ना कि लंबाई से रिलेट करके दिया है। अगर लंबाई से रिलेट करते तो छोटी आंत जो होती है आज वो बड़ी आंत बन जाती, क्योंकि आप लोगों को पता है इसका जो लंबाई है वो ज्यादा होता है, 6-6.5 मीटर इसकी लंबाई होती है, और बड़ी आंत की लंबाई कम होती है। और कितनी होती है ये भी याद रखना है, बड़ी आंत की जो लेंथ होती है वो होती है 1.5 मीटर। कितनी होती है, 1.5 मीटर। अच्छा बच्चों, बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, सिक्कम, ठीक है, कॉलन एंड रेक्टम। सिक्कम, कॉलन एंड रेक्टम, देखना ध्यान से, नीचे दिख रहा है क्या, हाँ जी दिख तो रहा है। सिक्कम, कॉलन एंड रेक्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं अंधनाल, बृहदांत्र, और इसको बोलते हैं मलाशय, ठीक है। सिक्कम, कॉलन एंड रेक्टम, और लास्ट में क्या है, एनस, ठीक है। तो माउथ से स्टार्ट होती है अपनी एलिमेंट्री कैनाल और एनएस पे जाके क्या हो जाता है, इसका एंड यानी कि अंत हो जाता है। कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि मुख गुहा, ठीक है, मुख गुहा, ये ग्रसिका होगी, ये फूड पाइप भोजन नलिका जिसको अपन लोग ग्रास नाल बोलते हैं, ये आमाशय हो गया, छोटी आंत, देन बड़ी आंत। छोटी आंत के 3 भाग हो गए, कौन कौन से, ग्रहणी, मध्यांतर, क्षुद्रांत्र, और बड़ी आंत के भी 3 भाग हो गए, कौन कौन से, सिक्कम, कॉलन, रेक्टम, यानी अंधनाल, बृहदांत्र एंड मलाशय इसके पार्ट हो गए। देन एनस लास्ट वाला पार्ट हो गया। क्लियर है ना। देखो हर एक पॉइंट अपन को अच्छे से कवर करना है, तो जल्दी से आप इसको या तो नोट कर लो या फिर जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग देखेंगे कि भैया डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी है, वो भी आप लोग इसके अंदर नोट करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया, चलते हैं। अब ध्यान से देखना, मैं इसको इधर से रफ कर रहा हूँ, ग्लैंड्स जो अदर अपने लिखा है छोटी आंत और बड़ी आंत के पार्ट को, उसको रफ कर देते हैं ताकि यहाँ पर ग्रंथियाँ भी आ जाए, ग्लैंड भी आ जाए। अच्छा, ग्रंथियाँ क्या होती है, कोशिकाओं का समूह होता है जिनके पास सेक्रेटरी यानी कि जो स्त्रावण की प्रवृत्ति रखते हैं, जो जूसेस वगैरह, एंजाइम्स वगैरह का स्त्राव करती है, वो सभी क्या होती है, ग्रंथियाँ होती है, ठीक है। ओके, पहले तो अपन लोग पढ़ते हैं इसके अंदर लारीय ग्रंथि, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। सेकंड थिंग अपन लोग पढ़ेंगे इसके अंदर जठर ग्रंथि,
जठर ग्रंथि इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। कहां पर होती है, अपने स्टमक यानी आमाशय के अंदर होती है। देन अपन लोग इसके अंदर पढ़ेंगे पेनक्रियाटिक जो ग्लैंड होती है, ठीक है, वो पढ़ेंगे, अग्नाशयी, ग्रंथि, ठीक है, पेनक्रियाज पढ़ लेते हैं, अग्नाशय, क्योंकि अग्नाशय क्या है, एक ग्रंथि ही तो है। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज खतरनाक ग्रंथि है। कैसे, ये मिक्सो ग्लैंड होती है। मिक्सो ग्लैंड का मतलब क्या होती है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि के थ्रू भी काम करती है और बहिस्रावी ग्रंथि के थ्रू भी काम करती है। बच्चों याद रखना, ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करती है और ये बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करती है। बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होती है, जो एंजाइम्स, जूसेस वगैरह का स्त्राव करती है, और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, जो हार्मोन का स्त्रावण करती है। किसका, हार्मोन का। तो अग्नाशय को अपन लोग वापस से कहां पढ़ेंगे, जो हार्मोन वाला चैप्टर है वहां पर भी अपन लोग अग्नाशय को पढ़ेंगे, जिसके अंदर 4 प्रकार की सेल होती है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा सेल होती है, ठीक है। तो चारों प्रकार की सेल किस चीज का सिक्रेशन करती है, कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है, वो सभी बातें अपन लोग वहां पर एक बार फिर से इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। देन अपन लोग इसके अंदर देखने वाले हैं लीवर। लीवर का पूरा पोस्टमार्टम अपन लोग करेंगे भैया। सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, वजन 1.5 किलो होता है, क्या स्त्राव करता है, पीतरस का स्त्राव करता है, पीतरस के अंदर क्या नहीं होता है, क्या होता है, क्या कार्य होता है, वो सारी बातें अपन लोग जब लीवर पढ़ेंगे तब अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 4 ग्रंथियां मोस्ट ऑफ आप लोग पढ़ने वाले। लारी ग्रंथि कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है, माउथ के अंदर होती है, लार का स्त्राव करती है, कितना करती है, उसकी पीएच क्या होती है, एक दिन में कितनी लार अपन लोग सिक्रेट कर देते हैं, कौन कौन से इसके अंदर घटक होते हैं, कौन से सेल का यानी कि कौन से एंजाइम्स का क्या कार्य होता है, क्योंकि 2-3 टाइप के एंजाइम भी तो होते हैं, जैसे टाइलिन वगैरह हो गया, लाइसोजाइम वगैरह हो गया, उनका क्या फंक्शन होता है, ये सारी बातें अपन लोग लारी ग्रंथि के अंदर करने वाले हैं। सिंपल सी बात है। सेकंड थिंग, अपन इसके अंदर एक क्वेश्चन और भी आया हुआ है कि जो सांप होते हैं उनके अंदर जो विष ग्रंथि होती है वो कौन सी ग्रंथि का रूपांतरण होता है। उनके अंदर जो विष ग्रंथि होती है सांपों के अंदर, वो इनमें से कौन सी, जैसे अपन लोग 3 तरह की ग्लैंड पढ़ेंगे ना, उनमें कौन सी ग्रंथि का वो रूपांतरण होता है अपन लोग पढ़ेंगे। रुको जरा, टेंशन मत लो, सब लोग पढ़ेंगे, सब चीज पढ़ेंगे अपन लोग। जठर ग्रंथि जो अपने आमाशय में होती है, ठीक है, वो अपन लोग डिस्कस करेंगे पूरा पूरा। अग्नाशय पेनक्रियाज के बारे में आप लोग देखें, पेनक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, किस चीज का वो पाचन करने में सक्षम होते हैं, वो देखेंगे। लिवर वाला मैंने आपको बता दिया। तो जो पाचक तंत्र जो पाचन तंत्र होता है उसके अंदर आप लोग इन चीजों को एकदम ब्रीफली डीपली पढ़ने वाले हैं। तो ये चार्ट अपना कवर हो गया। अब बात करते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं ताकि अपने माइंड में सेट तो हो कि अपने बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो किस तरह से प्रेजेंट है, किस तरह से है, वो देखा है तो जरूर, देखे तो सही। हाँ, लेकिन छोटी किताबों के अंदर आपको 8वीं 9वीं 10वीं ऑलमोस्ट 11वीं क्लास के अंदर भी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर भी डायग्राम उन्होंने चेंज नहीं किया, वही डायग्राम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वो लोग, इसलिए आप लोगों को कहीं ना कहीं याद भी होगा। फिर भी आप लोग इसको पढ़ रहे हैं तो एक बार हल्का सा, छोटा सा, प्यारा सा, अब देखते हैं वो कैसा बनता है, प्यारा बनता है कि नहीं बनता, जरूर देखते हैं, एक बार डायग्राम जरूर आप लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। ओके, खोपड़ी बना रहे हैं भाई। क्या लग रहा है, क्या खोपड़ी सा लग रहा है, लग रहा है, मान लो नहीं लगेगा तो लगा लो भैया, ठीक है। आंखें भी बना देते हैं बंदे की।
मान लो दिख रहा होगा, देख लो एक बार, मानना है, वैसे तो सपोज करना है कि ये अपना पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। लेवलिंग करते हैं, ये क्या है अपने हॉट है, ओस्ट जिसको अपन लोग बोलते हैं भैया, ये अपना क्या है बक्कल कैविटी है। क्या है भैया ये बक्कल कैविटी है। यहां पर क्या है फेरिंग्स है, इसको अपन लोग हिंदी में क्या बोलते हैं ग्रसनी बोलते हैं, ठीक है। ये वाली फूड पाइप होगी, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं इसोफेगस बोलते हैं, यानी कि ग्रास नाल अपन लोग इसको बोलते हैं, भोजन की नलिका बोलते हैं। ये क्या है स्टोमक है, यानी कि अमाशय है, इसको अपन लोग बोलते हैं। समझते जाना, डायग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहां पर आप लोग जो देख रहे हो सी शेप्ड की, यानी छोटी आंत के अंदर जहां से छोटी आंत स्टार्ट होती है वहां पर छोटी आंत का पहला पार्ट होता है जिसको अपन लोग ड्यूडेनम बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं। ये क्या है ग्रहणी है, ये क्या है ग्रहणी, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं ड्यूडेनम बोलते हैं। अपना जो स्टोमक होता है अमाशय होता है वो कौन सा शेप्ड का होता है, याद रखना जे शेप्ड होता है। कौन सा शेप का होता है जे शेप्ड होता है। लेकिन वही ग्रहणी की बात करें तो ये कैसे आकार की होती है, सी या फिर यू आकार की होती है, सी या फिर यू आकार की, ठीक है। ड्यूडेनम ग्रहणी हो गई, उसके बाद में क्या आता है जेजुनम, जेजुनम के बाद में क्या आता है इलियम, जेजुनम को क्या बोलते हैं अपन लोग मध्यांत्र, इसको छिदांत्र बोल दिया। यहां पर आप लोगों को एक अंगुली नुमा प्रवृत्त दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां पर आप लोगों को अंगुली नुमा प्रवृत्त दिखाई दे रहा है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चों याद रखना, इसको अपन लोग बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, हिंदी में इसको बोलते हैं कृमि रूपी परिसेशिका। कृमि रूपी परिसेशिका, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कई दफा आपने देखा होगा। अच्छा इसका क्या रोल होता है, वैसे तो कुछ रोल नहीं होता है, इसमें सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं जो पहले यानी अपने जो एंसेस्टर हुआ करते थे, यानी ऐसे कई लोग बोलते हैं कि भैया अपने जो पहले एंसेस्टर हुआ करते थे वो सेलुलोज का पाचन भी कर देते थे। किसको देखकर बोल रहे हैं वो, इसी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को देखकर बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं जो सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं। क्लियर सी बात है। लेकिन अपने अंदर तो सेलुलोज का पाचन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अपन लोग कौन सा घास फूस खाते हैं, नहीं खाते, अपन तो पका हुआ भोजन खाते हैं। ओके, तो नॉर्मल सी बात है, अब अपने बॉडी के अंदर इसका कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कई दफा क्या होता है इसके अंदर भोजन रुक जाता है, इसके अंदर भोजन आ जाता है। जैसे इसके अंदर भोजन रुक जाता है तो इसमें उपस्थित जो सहजीवी जीवाणु होते हैं उनको क्या मिल जाता है भैया, खाने के लिए भोजन मिल जाता है। अब उनको और क्या चाहिए, भोजन मिल रहा है, वो क्या करेंगे, भोजन खाएंगे और अपने ग्रोथ करेंगे, अपने नंबर को बढ़ाएंगे, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। जैसे जैसे वो अपने नंबर को बढ़ाएंगे धीरे धीरे इसके अंदर स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। इस जो वर्मी अपेंडिक्स होता है इसके अंदर सूजन आना स्टार्ट हो जाएगी, और इसमें इतनी ज्यादा सूजन आ जाती है कि वो अदर जो ऑर्गन वगैरह होते हैं वहां पर टच हो जाती है, और अपन को इतना खतरनाक वाला भैया डेंजर वाला पेन होता है कि बस क्या ही बताएं। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या करते हैं, इसको कट करते हैं और अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन इसका कोई भी विपरीत प्रभाव अपने शरीर के ऊपर नहीं होता। याद रखना, इसका किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं होता है, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग है। कैसा है ये, वेस्टिजियल ऑर्गन है, या फिर अपन इसको क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग हम लोग इसको बोलते हैं। समझ गए होगी, फिर से लिखा देंगे, चिंता मत करो, लिखा देंगे। ये अपन को जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला असेंडिंग, ये ट्रांसवर्स, ये डिसेंडिंग, ये सिग्मोइड वाला पार्ट अपन को जो दिख रहा है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कोलन बोलते हैं। और जो वर्मी अपेंडिक्स होता है वो कौन से वाले पार्ट के अंदर, याद रखना ये सिक्कम वाले में है। ठीक है ना, कहां पर है ये, सिक्कम वाले पार्ट में है। ओके, सिक्कम कॉलम, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ये रेक्टम हो गया।
और ये क्या है NS। जल्दी से नोट करो डायग्राम को, जिस तरह से मैंने बनाया है उससे खूबसूरत बनाने की कोशिश करो, और इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा, सिक्कम वाला, ओके। NS है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये सिक्कम है, ये NS है। नोट कर लो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी तो सब कुछ दिख रहा होगा। फिर से स्टार्ट करेंगे अपन लोग माउथ एंड बक्कल कैविटी से स्टार्ट करें, जिसको ऑरल कैविटी बोलते हैं, ओके। उसके अंदर जितने भी टीथ वगैरह उसकी अपन लोग स्टडी करने वाले हैं, जीभ की स्टडी करने वाले हैं, होठों की स्टडी करने वाले हैं, तो वो सभी अपन लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। जल्दी से नोट करो, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अभी पढ़ना बहुत कुछ है भैया, अभी तो रफ कर दे, कर लिया होगा नोट, और जिनके पास ऑलरेडी नोट है तो वो उनको अपनी आंखों में बसाए भैया, याद करें, आंखें बंद करें तो पूरा टॉपिक आपके सामने घूमे, बस इस तरह से हर चीज को पढ़िए। ओके, अब अपन लोग आहार नाल के जो पार्ट है उनके 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। उसके बाद देखो 2 पार्ट के अंदर अपन इसको कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा नहीं खींचेंगे। पहले आहार नाल के जितने भी पार्ट है उनकी स्टडी करेंगे, उसके बाद पाचक रस और पाचक ग्रंथियों के बारे में स्टडी करेंगे, हो गया कंप्लीट। लास्ट में क्या करेंगे अपन लोग इसके कुछ डिसऑर्डर है, ठीक है, बीमारी वगैरह है, वो भी अपन लोग पढ़ लेंगे, फिर कंप्लीट है। अच्छा, इसके अंदर अपन लोग संतुलित आहार वगैरह भी इंक्लूड करेंगे, लास्ट में संतुलित आहार भी अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है, बैलेंस डाइट के बारे में भी अपन इसके अंदर सीखने वाले हैं। तो 1 बाय 1 अपन लोग आहार नाल के अंदर जो पार्ट है उनकी स्टडी करने वाले हैं 1 बाय 1। तो हेडिंग डालो, पहले अपन क्या बात करेंगे, माउथ एंड बक्कल कैविटी, मुख व मुख गुहा। माउथ एंड बक्कल कैविटी। सबसे पहले बात करते हैं माउथ के अंदर। तो अपने माउथ जो होते हैं, अपने मुख जो होता है वो होठों से स्टार्ट होता है, ठीक है। अपने माउथ को आगे कौन कवर करके रखा है भैया, होठ, ओष्ठ जिसको अपन लोग बोलते हैं, वो कवर करके रखा है। उनके ऊपर, होठों के ऊपर ओष्ठ अपन लोग शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, आप नोट कर लेना। ओष्ठ को यानी होठों को नमी प्रदान करने वाली ग्रंथि। बच्चों याद रखना, होठों को नमी प्रदान करने वाली ग्रंथि का नाम, होठों को कौन सी ग्रंथि है जो इनको एकदम से नम बनाए रखती है, नमी प्रदान किए हुए रखती है, इनको मॉइस्चर प्रोवाइड करवाती है, कौन सी ग्रंथि है, याद रखना कौन सी है, लेबियल ग्रंथि। लेबियल ग्रंथि, स्टामा कर लेना इसको। कौन सी ग्लैंड है जो अपने होठों को नमी प्रदान करती है, याद रखना लेबियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है बच्चों, लेबियल ग्रंथि, ठीक है, ओके। उसके बाद अपन लोग बात करते हैं बक्कल कैविटी के अंदर। तो हमारे बक्कल कैविटी के अंदर जैसे हम लोग चेकआउट करते हैं, सबसे पहले अपन को दिखती है जीभ, टंग दिखती है, ठीक है। सबसे पहले क्या दिखती है अपन को, जीभ दिखती है। आप देखना आईना लेके, आप जैसे जीभ को ऊपर उठाओगे तो वो नीचे से यानी अपने बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा की जो फर्श होता है, ठीक है, नीचे से जो फर्श होता है उससे एक पतली सी परत के द्वारा जुड़ी होती है। फर्श से एक पतली सी परत के द्वारा जुड़ी होती है, उसका क्या नाम है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं, समझना ध्यान से। जीभ मुख गुहा के फर्श से फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी रहती है। याद रखना इस पॉइंट को, फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी रहती है, ठीक है। किसके द्वारा जुड़ी रहती है, ये फ्रेनुलम के द्वारा। अंडरलाइन कर लेना। देखो कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनको आप हाईलाइट करना चाहो तो हाईलाइट कर लो, या फिर उनको अदर पेन से भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे नोट किया है। पूरी लाइन ब्लैक से किया, इसको रेड से कर दिया। जो मेन टर्म्स है उसको आप हाईलाइट भी कर सकते हो, या फिर अदर कलर के पेन से भी उसको लिख सकते हो, ताकि वो आप लोगों को अलग ही दिख जाए, बस याद हो जाए। सिंपल सी बात है, अपन को तो याद करना है हर चीज को, ठीक है भैया। नेक्स्ट बात करते हैं, ये पता चल गया फ्रेनुलम के द्वारा फर्श से जुड़ी होती है। अब बात करते हैं सॉरी, जीभ के ऊपर
जो अपन को स्वाद का अनुभव करवाते हैं, टेस्ट का अनुभव करवाते हैं, वो कौन करवाता है, उनके नंबर कितने होते हैं समझना। जीभ के ऊपर 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। जीभ के ऊपर कितनी स्वाद कलिकाएं पाई जाती है बच्चों, याद रखना 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। ये जो स्वाद कलिकाएं होती है, टेस्ट पैपिलीज जो होती है, वो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? वैसे तो अपने इतना लेवल है नहीं है, ठीक है, लेकिन जब अपन लोग 11th क्लास के अंदर जाते हैं तब अपना इतना लेवल हो जाता है कि अपन को ये सब भी पढ़ना पड़ता है। अपने लेवल के अंदर शायद इतना नहीं है, तो आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। फिर से मैं चारों नाम ले देता हूं, फिलीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म, फोलिएट एंड सर्कमवेलेंट, ठीक है। 4 प्रकार की ये टेस्ट बर्ड्स होती है जो अपनी जीभ के ऊपर पाई जाती है। स्वाद कलिकाएं कितनी होती है जो अपनी जीभ के ऊपर पाई जाती है बच्चों? 10,000 स्वाद कलिकाएं होती है जो अपनी जीभ के ऊपर पाई जाती है, जो अपन को टेस्ट का, स्वाद का अनुभव करवाती है। अब बात करते हैं भैया कौन कौन से स्वाद का अनुभव हमारे जीभ के ऊपर कहां कहां पर होता है। अपन लोग कुछ खट्टा खाए तो उसका अनुभव कहां पे होता है, अपन लोगों ने मीठा खाया उसका फील कहां पर आता है, अपन लोगों ने नमकीन खाया उसका टेस्ट कहां पर आता है, और अपन लोगों ने कुछ कड़वा खाया तो उसका टेस्ट अपन को कहां पर आता है। तो मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये आप में से किसी की जीभ है, तो ये तो हो गया शीर्ष भाग, ये हो गया उप शीर्ष भाग, ये हो गया पार्श्व भाग यानी लेटरल भाग, और ये हो गया पश्च भाग। तो मैं जीभ के पहले तो पार्ट लिख रहा हूं, भाग लिख रहा हूं। ये तो हो गया पश्च भाग। देखो हर चीज को अपन लोग अच्छे से इम्तिहान से पढ़ेंगे, है ना। ये हो गया पार्श्व भाग, जीभ का पार्श्व भाग, क्योंकि वहां पर आप लोगों को ये डायग्राम तो देगा नहीं, ये पार्ट देगा पार्श्व भाग, पश्च भाग, ठीक है। ये होता है शीर्ष भाग, जीभ का शीर्ष भाग, और ये वाला होता है उप शीर्ष भाग, यानी कि शीर्ष भाग के जस्ट ऊपर उप शीर्ष भाग, उप शीर्ष भाग। अब बात कर लेते हैं शीर्ष भाग की, यानी कि सबसे आगे आगे जो पार्ट होता है जीभ का, वहां पर किस स्वाद का अनुभव होता है। याद रखना शीर्ष भाग पर अपन को मीठे का अनुभव होता है बच्चों, मीठे का, ठीक है ना, मीठे का अनुभव होता है। अपन लोग चीनी हाथ में लेते हैं, आगे से टच करते हैं, मीठा मीठा लगता है कि नहीं लगता, लगता है। नमक लेते हैं, उसको भी यहीं से टच करते हैं, थोड़ा सा ऊपर टच होता है, जैसे अपन को नमकीन फील होता है। तो उप शीर्ष भाग में किस चीज का फील आता है? नमकीन का, नमकीन का अनुभव होता है, ठीक है, नमकीन चीजों का अनुभव होता है। अब बात करते हैं अपन लोग पार्श्व भाग। पार्श्व भाग यानी लास्ट वाला, अपन लोग टैबलेट लेते हैं जो कड़वी होती है, उनको अपन लोग जैसे टैबलेट लेंगे तो अपना जो पीछे पीछे वाला जो पार्ट होता है, पार्श्व भाग होता है, उसके अंदर थोड़ा सी कड़वाहट अपन को फील आती है, वहां पर अपन को टेस्ट को पता चलता है, ठीक है। तो यहां पर किस स्वाद का अनुभव होता है बच्चों, याद रखना कड़वे स्वाद का, कड़वे स्वाद का यहां पर अनुभव होता है। हम लोग किसी भी खट्टी चीज को खाते हैं तो अपन लोग बोलते हैं ना जाड़, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, ठीक है, दांत एकदम खट्टे हो जाते हैं। अपन लोग साइंस में खाते हैं, जाड़ जो होती है, दांत वगैरह जो होते हैं वो एकदम से खट्टे हो जाते हैं पार्श्व के अंदर। तो पार्श्व भाग के अंदर अपन को खट्टेपन का फील आता है, खट्टे का। तो खट्टे का फील कहां पे आता है, खट्टेपन का? पार्श्व लेटर साइड में आता है, ठीक है। शीर्ष भाग के अंदर मीठे का फील आता है, उप शीर्ष भाग के अंदर नमकीन का फील आता है, और पीछे पीछे किसका फील आता है? कड़वे स्वाद का फील आता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आप इसको नोट कर लो। कर लिया नोट अच्छे से? चलते हैं फिर आगे, देखते हैं फिर और भी कुछ, बहुत कुछ देखना है। टिथ वगैरह देखना, अपन को दांत देखने हैं बच्चों, ठीक है। एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया फिर कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सी बात है। उसके बाद तो आपको सिर्फ क्वेश्चंस बनाने हैं, जितने क्वेश्चन मिले सबको बना डालो, सबको देख लो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे जो यूनिक होंगे, जिनको आप पहली बार देखोगे उनको डायरेक्टली अपने नोटबुक में नोट कर लो क्वेश्चन, और एरो मार्क कर लो, उसका जो आंसर होता है उसको डायरेक्टली। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग याद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए नया होता है, फर्स्ट टाइम जिसको आप लोग चेक करते हो, देखते हो, ठीक है। वैसे माउथ के अंदर ग्लैंड भी होती है, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है ना, लारी ग्रंथि होती है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। जब आप लोग पाचक ग्रंथियां पढ़ेंगे तब आप लोग डीपली पढ़ने वाले हैं। पहले तो अपन लोग कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद आ जाओ भैया दांत, टिथ, टिथ, दांत, दंत, ठीक है भैया।
अपने जो टीथ होते हैं, चलो मैं आप लोगों को एक डायग्राम से बताता हूं। ये किसी का टीथ है, ठीक है ना, ये अपने दांत है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट अपन को दिख रहा है, इतना इतना जो पार्ट अपन को दिख रहा है, ठीक है। तो दांत के 3 भाग होते हैं बच्चों। दांत के कितने भाग होते हैं? 3। एक तो होता है क्राउन, ठीक है, क्या होता है? क्राउन पार्ट होता है। सेकंड आता है इसका नेक, नेक यानी कि गर्दन वाला पार्ट। और थर्ड आता है इसका रूट, ठीक है, क्या आता है? रूट आता है। दांत के 3 भाग होते हैं। नेक, नेक जो पार्ट होता है यहीं से क्या लगा रहता है, यहाँ पर मसूड़े लगे रहते हैं, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? गम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अपन लोग गम बोलते हैं। क्लियर हो गया? इतना समझते हैं। इसका जो क्राउन वाला पार्ट होता है, ऊपर को जो अपन को चमकीला चमकीला सा दिख रहा है, ऊपर जो दांत का अपन को चमकीला चमकीला पार्ट दिख रहा है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? याद रखना, ये जो क्राउन पार्ट होता है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो क्राउन पार्ट होता है ये किस चीज का बना होता है? ये बना होता है बच्चों, याद रखना, इनेमल से। किसका बना होता है? ये इनेमल से बना होता है, इनेमल। और इनेमल जो होता है वो शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। हम लोग इस चीज को नोट भी करेंगे साथ साथ, ठीक है, तो मैं यहां पर नोट कर रहा हूं, ठीक है ना। इनेमल शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। इनेमल शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। इनेमल हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसी के अंदर, अब ये जो इनेमल होता है उसको कौन सी कोशिकाएं बनाती है? हालांकि इतना नहीं पूछेगा अपन से, लेकिन फिर भी अपन को थोड़ा बहुत और आना चाहिए। इनेमल को बनाने वाली जो कोशिका होती है उनको अपन लोग बोलते हैं एमाइलोब्लास्ट कोशिका। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग? एमाइलोब्लास्ट सेल। एमाइलोब्लास्ट कोशिका, ठीक है। अब इनेमल के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट अपन को दिख रहा है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चों? याद रखना, ये होता है डेंटाइन। ये क्या होता है? डेंटाइन। डेंटाइन को बनाने वाली कोशिका ओडोंटोब्लास्ट सेल होती है। मैं ये नहीं लिखूंगा क्योंकि ज्यादा हो जाएगा फिर अपने, ठीक है। अपन को यहां पर बीडीएस नहीं करना है, अपन को नॉर्मली दांत के बारे में बस पढ़ना है। सिंपल सी बात है, इतना पता चल गया, ठीक है। अब एक चीज और अपन को समझना है इसके अंदर, देखना, मैं यहां पर इस चीज को भी नोट कर रहा हूं। इनेमल को बनाने वाली कोशिकाएं या कोशिका कौन सी होती है? एमाइलोब्लास्ट सेल होती है। नोट कर लेना इस चीज को, एमाइलोब्लास्ट सेल होती है। इनेमल जो होता है हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है, जो कि क्राउन वाला पार्ट बनाता है, ठीक है ना। क्राउन वाला, शीर्ष वाला पार्ट जो इनेमल के द्वारा ढका रहता है। क्लियर सी बात होगी? ओके। सेकंड थिंग अपन लोग देखते हैं इसके अंदर, अपने जो दांत होते हैं, अपने जो टीथ होते हैं, वो गम्स के अंदर, यानी कि यहां पर जो सॉकेट लगे होते हैं उनके अंदर ये धसे रहते हैं। अपने जो दांत होते हैं वो सॉकेट के अंदर धसे रहते हैं, फिट रहते हैं, है ना। तो इस तरह की व्यवस्था को अपन लोग क्या बोलते हैं? याद रखना, इस तरह की व्यवस्था को अपन लोग बोलते हैं थिकोडोंट, ठीक है ना। तो मनुष्य में दांत गर्त के अंदर धसे रहते हैं। इसके लिए अपन कौन सा टर्म्स यूज करते हैं? याद रखना, थिकोडोंट। यानी कि अपने जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? गर्त दंती। अपन कैसे हैं भैया? गर्त दंती है। यानी अपने जो दांत है वो सॉकेट के अंदर, गर्त के अंदर धसे रहते हैं। देखो, गर्त दंती, गर्त के अंदर धसना, थिकोडोंट इंग्लिश में बोलते हैं गर्त दंती। मनुष्य के दांत वो कैसे होते हैं? गर्त दंती होते हैं। मैं 3-4 पॉइंट यहाँ पे लिखूंगा और वो तीनों चारों पॉइंट आप लोगों को याद रखना। पहला पॉइंट तो होता है गर्त दंती, इंग्लिश में इसको बोलते हैं थिकोडोंट। पहला पॉइंट तो अपन को याद रखना, मनुष्य के लिए बता रहा हूं मैं। ओके, दूसरा पॉइंट अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर, समझना ध्यान से, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो की पॉइंट है, जो आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? कि हमारे दांत जो है वो एक ही प्रकार के हैं,
नहीं, हम लोग तो 4 प्रकार के पढ़ते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, कृतनक, रदनक, अग्र, चवर्णक और चवर्णक, 4 प्रकार के पढ़ते हैं। इसका मतलब हमारे दांत जो होते हैं वो समान प्रकार के नहीं है, असमान प्रकार के हैं, विषम प्रकार के हैं। उसके लिए कौन सा शब्द अपन लोग यूज करते हैं, याद रखना, विषम दंती। क्या है हमारे दांत, विषम दंती। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बच्चों, याद रखना, हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट। तो दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है अपने दांतों के लेकर वो क्या है, विषम दंती। ठीक है भैया, 2 पॉइंट अपन को कवर हो गए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, हमारे जो टीथ, हमारे जो दांत है वो जीवन में 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं, वो जीवन में 2 बार आते हैं। ठीक है, तो ऐसे दांत को या ऐसे जो मनुष्य होते हैं या ऐसे जो प्राणी होते हैं, सॉरी, क्योंकि मनुष्य में तो 2 बार दांत आते ही है, ऐसे प्राणियों को क्या बोलते हैं अपन बच्चों, याद रखना, द्विबार दंती। जिनके अंदर 2 बार दांत आते हैं पूरी लाइफ के अंदर, उनको अपन लोग क्या बोलते हैं, द्विबार दंती। डायफाइडोंट बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग, द्विबार दंती। द्विबार दंती। डायफाइडोंट। डायफाइडोंट हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, द्विबार दंती। क्लियर हो गए सारे पॉइंट अच्छे से, ओके। उसके साथ साथ में डायग्राम को थोड़ा सा रफ कर रहा हूं क्योंकि अपन को दांत के बारे में तो अभी बहुत कुछ और भी पढ़ना है, बहुत कुछ अपन को इसके अंदर सीखना है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट अपन को आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अपन इसके अंदर बात करते हैं। समझना, वयस्क मनुष्य का जो डेंटल फॉर्मूला होता है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, दंत सूत्र। हिंदी में क्या बोलते हैं, दंत सूत्र। तो वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है बच्चों, याद रखना, 21/23 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 32। आप लोग सोचोगे यार इतना खतरनाक फॉर्मूला, 21/23 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 32 कब से होने लग गया, ये तो कट गया, 1 आया, 2 से मल्टीप्लाई किया 1 को तो 2 ही आना चाहिए था, है कि नहीं है। बायोलॉजी है, बायोलॉजी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसको अपन लोग ऐसे नहीं करके कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन लोग ऐसे भी लिखते हैं, याद रखना, कॉमा लगा दिया। ये भी आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, कॉमा लगा दिया एंड 3/3, ऐसे भी हम लोगों को ये मिल सकता है 32। तो ये दोनों प्रकार होते हैं इस फॉर्मूला को नोट करने का। मनुष्य में दांत कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं मनुष्य में, 32 दांत होते हैं। जिसका अगर एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला की बात करें तो वो क्या होता है, 2123 डिवाइडेड बाई 2123 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 33। यानी कि वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं बच्चों, याद रखना, 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। अब यहां पर अपन को पता चल गया कि ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से प्रकार, पहला कृतनक, इसको इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, इंसीजर। इंसीजर, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको अपन लोग इंग्लिश में, इंसीजर। सेकंड बात करते हैं रदनक। कृतनक के बाद आता है रदनक, इसको बोलते हैं कैनाइन, ठीक है। थर्ड बात करते हैं अपन लोग अग्र चवर्णक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्री मोलर। और फोर्थ जो टाइप होता है टीथ का वो होता है चवर्णक, यानी कि मोलर। अब ये किस तरह से दंत सूत्र बना है वो देखते हैं। किस तरह से ये डेंटल फॉर्मूला बना है, अपन को कैसे पता चलेगा कि डेंटल फॉर्मूला ऐसे बना है और फिर 32 आ गई, ये कैसे पता चलेगा। देखो अभी आप लोगों को ये पता है, मैं इधर वाला रफ कर रहा हूं कि ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लेना। ये तीनों पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को याद रखना है। इनेमल शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है, मोस्टली आप सभी को ये याद होगा। ये समझते हैं कि डेंटल फॉर्मूला किस तरह से बना है
और ये जो डेंटल फॉर्मूला है वो किस तरह से लिया गया है अपने माउथ के अंदर से, समझना। ये अपना नीचे वाला जा है, नीचे वाला जबड़ा है, ऐसा ही है, ठीक है भाई, जबड़ा है, ठीक है। इसके अंदर दांत टिथ जो है वो बना रहा हूं मैं सेंटर से। दो तो ये आ गए, एक ही आ गया, 1 2 1 2 3, दो तो ये आ गए, एक ही आ गया, 1 2 1 2 और ये तीसरा आ गया। समझना ध्यान से। अब अपने टिथ ऐसे हैं, देखो 4 तो नीचे आपको दिख रहे हैं ना, सिमिलर से टिथ दिख रहे हैं, ठीक है। 4 आप लोगों को दिख रहे हैं, कौन कौन से, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 दिख रहे हैं, नीचे वाले 4 हो गए, ओके। अब इनके अंदर उसने क्या किया कि बीच में से कट किया। बीच में से कट करने के बाद ये 2 तो इधर आ गए इंसिजर वाले, कृतनक वाले, और 2 इधर चले गए थे। तो मैं भी इसको बीच में से कट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपन ने क्या किया, इसको बीच में से कट कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो गए 2 दांत, कौन से है ये, इंसिजर वाले। एक अपन को जो पैना टिप दिख रहा है इधर है ना, एक इधर है, एक इधर है, एक ऊपर भी, एक ऊपर भी, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कैनाइन बोलते हैं। ये कितना है, सिर्फ एक ही होता है कैनाइन। अब यहां पर अपन को 2 दाढ़, मारवाड़ी में जाड़, ये 2 अपन को दिख रही है, ठीक है। इनको अपन लोग क्या बोलते हैं, प्री मोलर बोलते हैं। ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। अपन ने सिर्फ एक साइड का लिया है, ये वाला अपन लोग कवर कर रहे हैं। इधर से 2 दांत ले लिए, फिर एक तीखा वाला ले लिया, ठीक है, कैनाइन वाला, फिर 2 प्री मोलर ले लिए। अब 3 क्या है, प्री मोलर। ये उन्हीं के दिखेगा 3 जिनको अक्कल दाढ़ आ चुकी है, उन्हीं को दिखेगा, ठीक है। जिनको नहीं आई है उनके ये 2 ही मिलेंगे, प्री मोलर भी, ठीक है। तो ये क्या है, 3 मोलर है, 3 क्या हो गए, ये वाले मोलर, ठीक है। समझना ध्यान से। अब ये जो इधर वाला पोर्शन है उतना का उतना ही ऊपर होगा, ये जो नीचे वाला पोर्शन है उतना का उतना ही ऊपर होगा। फिर इसको क्या किया, इसने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर वाले को इससे मल्टीप्लाई, इधर वाले को इससे, सिमिलर ही तो है ना भैया, इसका तो कॉपी वर्जन है इधर भी। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने आ गए, 32। काउंट करते हैं, 2 तो ये रहे 2, और एक तीखे वाला 3, फिर 2 ये आ गई 5, 3 ये आ गए, कितने हो गए, 8 हो गए। 8 ऊपर, 8 ऊपर भी 8 है, तो 8 दूनी 16, 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 दूनी, तो बन गए कि नहीं बने, 32 दांत है ना पूरा जबड़ा, ठीक है भाई। तो इस तरह से ये डेंटल फॉर्मूला बना है। अब वहीं अगर आप लोग बात करते हैं छोटे बच्चों में, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग छोटे बच्चे क्या करते हैं, चबाने के बड़े शौकीन होते हैं, क्योंकि उनके नए नए दांत आ रहे होते हैं। आप लोग उंगली देते हैं मुंह के अंदर उनके, तो वो तीखे होते हैं, क्योंकि नए नए जो टीथ होते हैं, दूध के जो दांत आ रहे होते हैं वो एकदम से तीखे होते हैं, पैने होते हैं, वो काट लेते हैं। तो अपन लोग क्या करते हैं, उनको साइड में लेके जाते हैं, और यहाँ पर अपन को एक मतलब खड्डा से मिल जाता है जहां पर टिथ नहीं आया होता, अपन वहां पर उसको रख देते हैं। अब वो बच्चे जितना भी कोशिश कर ले, चबाया नहीं जाएगा, ठीक है, काट नहीं पाएंगे वो। तो बच्चों के अंदर डेंटल फॉर्मूला कौन सा होता है, याद रखना। बच्चों के अंदर डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, 2102 डिवाइडेड बाई 2102 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 20। अब ये कर मत देना वरना तो 2 ही निकलेंगे, है ना, ठीक है। तो 2 तो ये रहे, 2 दांत तो कौन से हैं, इंसिजर वाले यानी कृतनक। 2 दांत तो कौन से हैं, कृतनक। एक कौन सा है, रदनक, कैनाइन वाला हो गया। अब 0 मतलब कि ये दांत बच्चों में होते नहीं है, कौन से नहीं होते हैं, यही से तो क्वेश्चन आता है, प्रीमोलर, अग्रचय वर्णक, अग्रचय वर्णक। तो अग्रचय वर्णक बच्चों में अनुपस्थित होते हैं, याद रखना, बच्चों में अग्रचय वर्णक अब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। पॉइंट को याद कर लेना, इसको अच्छे से याद कर लेना, नया पॉइंट है, जिन्होंने पहली बार पढ़ा उनके लिए नया पॉइंट है, अदरवाइज आप लोगों को याद भी होगा। तो बच्चों के अंदर अग्रचय वर्णक जो होते हैं यानी कि जो प्रीमोलर होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर 2 क्या है, मोलर है, क्योंकि आपको पता है बच्चों के अंदर अक्कल दाढ़ नहीं आती है, ठीक है। विजडम टीथ जो होते हैं वो नहीं आते, क्योंकि बच्चों में कहाँ आते हैं, वो तो 19 20 21 की उम्र के अंदर, या ऐसा बोला जाता है कि कई दफ़ा 25 साल तक के वयस्कों के अंदर ये देखने को मिलता है। तो ये पता चल गया। अब ये जो 20 दांत है बच्चों के अंदर, ये जो 20 टीथ है, ये कौन से होते हैं, ये मिल्की टीथ अपन इसको बोलते हैं, दूध के दांत बोलते हैं। तो बच्चों याद रखना,
कहां पर लिखें, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ये समझ गए आप किस तरह से डेंटल फॉर्मूला बना है, ठीक है ना। दूध के दांत, मिल्की टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं। अब ये टूट के गिरेंगे और फिर से दांत आएंगे, तो 2 बार जो दांत आते हैं हमारे माउथ के अंदर, उनकी संख्या कितनी होती है, 20 ही होती है, क्योंकि 12 जो दांत होते हैं वो जो बाद में आते हैं वो एक बार ही आते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं वो। तो अगर आपसे पूछे कि बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर, नॉर्मली आपसे पूछे मनुष्य में 2 बार आने वाले दांत की संख्या कितनी होती है, मनुष्य में पूरे जीवन काल के अंदर 2 बार आने वाले दांत की संख्या कितनी होती है, याद रखना 20, क्योंकि ये जो दूध के दांत हैं ये गिरेंगे और वापस से परमानेंट टीथ आएंगे। तो 20 दांत जो है वो जिंदगी में 2 बार आते हैं, तभी तो अपन क्या बोलते हैं, द्विबार दंती, ठीक है, डायफाइडोंट बोलते हैं, इसलिए तो अपन लोग टर्म्स यूज करते हैं इसके अंदर, चल रहा है, ओके, इसलिए तो अपन लोग टर्म्स इसके अंदर यूज करते हैं, तो याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं परमानेंट टीथ की, ठीक है। तो परमानेंट टीथ कितने होते हैं बच्चों, याद रखना 12 दांत जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, वो जिंदगी में एक बार ही आते हैं, ठीक है। दूध के दांत गिरेंगे वापस आएंगे, उसके बाद के अंदर जो बचे हुए 12 दांत होते हैं वो एक बार ही आते हैं, यानी कि वो वापस से नहीं गिरते। 20 दांत तो आए, गिर गए, बाकी बचे हुए जो 12 दांत हैं वो एक बार ही निकलेंगे और लाइफ टाइम तक रहेंगे। अब चाहे आप उन दांतों को छत के ऊपर डालो, कहीं पर भी डालो, टैन के ऊपर डालो, फिर से नहीं आएंगे। लेकिन जो बच्चों के अंदर आने वाले दांत है, दूध के दांत है, उनको आप लोग ऐसे बोलते हैं ना कि ऊपर ऐसे फेंकने से वापस से आ जाते हैं, अरे बच्चों में तो आएंगे आएंगे। अब आप लोग बड़े हो गए हो, आपका टीथ टूट जाता है, दांत टूट जाता है, आप उसको किसी में भी लपेट के कहीं पे भी डाल दो, आएगा क्या, ट्राई करो। अगर ऐसा चल रहा है तो आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा ना। वो बच्चों के अंदर अपन लोग क्या करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि इसके अंदर लपेट ले और छत के ऊपर फेंक दे, इसको वापस आ जाएगा। बच्चा देखता है, वाह यार वापस से आ गया। अरे भाई दूध का दांत आएगा ही आएगा, सिंपल सी बात है, ये तो परमानेंट थोड़ी ना है। लेकिन जैसे ही अडल्ट हो जाते हैं, जो परमानेंट टीथ आ जाते हैं, उसको टूटने के बाद कहीं पर भी फेंको, कोई भी दांत वापस से नहीं आने वाला, फिर तो नकली दांत ही लगाना पड़ेगा। तो ये टीथ वाला पोर्शन यानी जो माउथ वाला पोर्शन है वो अपना कवर हो गया है। आई होप सो कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी तो इसके अंदर बहुत कुछ पढ़ना है। अभी आप लोग फेरिंग्स पढ़ेंगे, इसोफेगस पढ़ेंगे, स्टोमक पढ़ेंगे, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे अपन लोग कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जिनके पास नोट्स नहीं है, प्लीज़ दोस्तों आप ज़रूर नोट्स लिखना, अच्छे से नोट्स लिखना। लाइफ में मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको शिद्दत से करना होता है, जो आपकी लाइफ चेंज करने के काबिल हो। तो ये जो पढ़ने वाला काम है वो आपकी लाइफ चेंज करने के ही काबिल है। तो इस चीज़ को आप एकदम से शिद्दत से लीजिए, क्योंकि यही एक ऐसा जरिया है जो आपको एक दिन के एक एग्जाम के अंदर कहां से कहां पहुंचा देगा, अदरवाइज आप वहीं पर ही रहोगे, ठीक है ना। जो आपका स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है, आप जो चाहे वो बन सकते हो स्टडी से, पढ़ाई से। तो आप इस चीज को सीरियसली लेके पढ़िए, क्योंकि यही आपका करियर बनाएगा, बाकी और कुछ भी करियर आप लोगों का नहीं बनाने वाला। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखना।